हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय लेके आए जो कक्षा 8वीं के हैं। इसमें आपको हम एक एक विषय के बारे में संपूर्ण हल बताएंगे। आज हम आपको विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान में क्या है। सामाजिक विज्ञान, तो उससे पहले आपको हम क्या बता दे रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई बुक है। समस्त शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा, जो आपके विषय आधारित है। ये 8th ग्रेड बुक वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। इस पुस्तिका ये कक्षा 8वीं और हम आपको आज सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको जो अनुक्रमणिका दिया है, इसमें ये संपूर्ण यहाँ पे ये बताया है कि कौन कौन से पार्ट हैं, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। इन सभी पार्टों का हर हम आपको इसमें लिख के और समझा के बताएंगे। आज हम आपके लिए अध्याय 1 लेके आए हैं। अध्याय 1 क्या है? भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। भारत तो आप समझ गए होंगे। भारत क्या है? भारत हमारा देश है और हमारे देश में जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों लोगों का ने स्थापना कैसे की और उसका विस्तार कैसे किया, इस अध्याय में उसके बारे में पूरा पुस्तक में डिटेल्स में बताया गया है। लेकिन हम ये कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो शासन ने कुछ 60% यहाँ पे प्रश्न जो बुक के रूप में 8th ग्रेड की बुक में दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के आधार पे आपको जो बनाई बुक है उसके प्रश्नों को हम समझाएंगे। इसका जो आपका अध्याय 1 है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? यूरोपीय व्यापारी कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं? यूरोपीय यानी यूरोप एक क्या है? महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप की कंपनियां जो हमारे भारत में आई थी, किस उद्देश्य से आई थी? ये इसको आप चाहें तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर उत्तर खोजें और लिखें। तो यहाँ आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में देखना है और उससे उत्तर को खोजना है और अपने को आपको इस 8th ग्रेड उत्तर पुस्तिका जो है अभ्यास पुस्तिका, इस पर लिखना है। हमारा प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई? तो इसका उत्तर हमने आपको यहाँ लिखे बताया है कि भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। जो हमारे भारत देश में जो यूरोप महाद्वीप की यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जो आई थी, वो किस उद्देश्य से आई थी? ओनली यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्या है? डच किस देश के निवासी थे? उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं के व्यापार में रुचि दिखाई? तो डच कौन थे? ये यूरोप महाद्वीप से आए हुए थे। ये डच हॉलैंड के निवासी थे। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न किया है डच किस देश के निवासी थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डच हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल एवं अफीम के व्यापार में रुचि दिखाई थी। प्रश्न कहा था क्या डच किस देश के निवासी थे, उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं के व्यापार में रुचि दिखाई थी? तो उसका उत्तर हो गया डच हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल एवं अफीम के व्यापार में रुचि दिखाई थी। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ। आप इसे अपनी इसमें 8th ग्रेड की जो बुक है उसमें नोट कर सकते हैं, देखें। जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस और वह इस प्रकार के वीडियो को देख सकता है। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन कैसे आएंगे? जो आइकॉन बटन है उसके ऑल पे जाके ऑल कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने, वह कब की गई? प्रश्न को समझिए, क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने वह कब की गई? तो जो ये आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको लिख के दे दिए हैं। क्या है इसका उत्तर? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। कब की गई?
31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई और किसके द्वारा की गई? प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा। कि कहाँ के पूंजीपति थे ये? इंग्लैंड के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? जो फ्रांसीसी ये कहाँ से आए थे? ये भी यूरोप महाद्वीप से आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? ये भी कहाँ से आई थी? यूरोप महाद्वीप से आई थी। दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष यानी कि लड़ाई चलते रही, उसका कारण क्या था? तो उस कारण को हमने उत्तर में बताया है। देखिए उत्तर क्या है इसका, या इसको आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3-4 पर उत्तर खोज कर लिख सकते हैं। उत्तर क्या है इसका? फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बनी। दोनों का उद्देश्य था अधिकाधिक मुनाफा कमाना। दोनों कंपनियां क्या चाहती थी? कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। यही का ऐसे में उनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं ने सिर उठा लिया। तो क्या हुआ, जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और वो दोनों कंपनियां क्या चाहती थी? उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो इस कारण उन दोनों के बीच संघर्ष चलते रहता था। ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो जो युद्ध प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है मीर जाफर को क्वाइन के बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति और अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेजों का नियंत्रण कायम हो गया। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। देखो क्या हुआ, प्लासी के युद्ध से जो मीर जाफर थे, मीर जाफर को क्वाइन के ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। जब उसने बंगाल का नवाब घोषित हुआ तो बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। जो मीर जाफर था वो क्या हो गया? बंगाल का नवाब बन गया, और नवाब बनने से क्या हुआ? वो अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बन गया। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध से बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया या नियंत्रण हो गया। अंग्रेज अब व्यापारी, जब अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। अब व्यापारी से क्या बन गए? राजशक्ति, यानी कि हमारे देश की शक्ति बन गए, राज के स्रोत बन गए। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए, ये आपको इस उत्तर में हमने आपको बता दिए। आप चाहे तो इसे देख के नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या है? बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8-9 पर उत्तर खोज के लिख सकते हैं। इसका उत्तर है किसका? बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इसका उत्तर है बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के जो नवाब थे उसमें उस युद्ध में कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह आदि शामिल थे। तो इस प्रकार ये बक्सर के युद्ध कब हुआ, उसके बीच किसके बीच हुआ, उसका उत्तर आपको हमने बता दिया। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखिए पढ़िए, इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तर में हम देखिए, उत्तर में हमने लिख दी इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। पहली बात क्या है? अवध के नवाब से रुपए 50 लाख युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज ने उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। क्या हुआ? अवध के नवाब से उन्हें 50 लाख रुपए युद्ध का जो युद्ध हुआ था उसके हर्जाने के रूप में, जो युद्ध हुआ था उसके हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध राज्य को लौटा देंगे। जो अवध का नवाब था उससे 50 लाख रुपए लेंगे। जो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसका हर्जाने के रूप में, और उसे अवध लौटा देंगे बोले। दूसरा, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है?
चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। उसमें संधि में क्या हुआ कि जो चुनार का दुर्ग है वो किसे मिलेगा, अंग्रेजों को मिलेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को जो अवध राज्य है, अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से ये इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसकी प्रमुख 3 बातें हमने आपको बताए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ है। इसका प्रश्न 8 देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके द्वारा भारतीय राज्यों को, जो भारत के राज्य हैं, को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन करने का अर्थ है कि उसमें मिलाने के लिए, किसको, भारतीय राज्यों को मिलाना है, उनके अधीन करना है, गुलाम बनाने के लिए अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। तो देखो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाए थे उसके बारे में बताया है। भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से, भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष सीधे रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, या इसे हड़प नीति भी कहते हैं, विलय नीति या हड़प नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। सर्वप्रथम क्या किया उसने, भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा, दत्तक जिसके पुत्र नहीं होते तो दत्तक पुत्र लेते थे, वो लेने की प्रथा को रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इस प्रकार से और है, लेकिन यहाँ पर जगह भी कम है और छोटे रूप में आंसर देना था, इसलिए हमने इसको छोटा सा आंसर बताएं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 हुआ। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी। जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की, प्रश्न 9 में क्या पूछा है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी, लिखिए। तो उसको हमने उत्तर के रूप में दिए हैं। देखिए इसका उत्तर क्या दिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय, जो सहायक संधि को अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। देखो पहला क्या बताया संधि का कारण, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। क्या कहा, इस संधि का अर्थ क्या हुआ, देखो भारतीय राज्य जो थे, जो संधि में जो सहायक संधि की जिन्होंने, उनको अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में की सीमाओं में रखना होता था। दूसरा कारण, ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य, जिस राज्य ने संधि को स्वीकार किया है, करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। कंपनी को है ना, अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसको देना होता था। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है, किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रश्न को समझिए, किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने की सफलता प्राप्त हुई। इसका उत्तर बताया गया है। इसका उत्तर है, ब्रिटिश कंपनी की विजय में भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। ब्रिटिश कंपनी की विजय में भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है वह बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थी। जो मुगल साम्राज्य का शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ। जो राजनीतिक था भारत में, किसकी मृत्यु हुई, औरंगजेब कौन थे, मुगल शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव, यानी बिखराव अलग अलग, जो राजनीति क्या होने लगी, अलग अलग होने लगी का दौर प्रारंभ हो गया। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। क्या हो गया, जो एक बड़ा राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। जिनकी सैनिक शक्ति कम थी, राजा विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे।
राजा क्या करते थे उस टाइम पे, विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे। उनकी सेनाएं कमजोर, पथभ्रष्ट और अनुशासनहीन थीं। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलताओं का फायदा उठाया और अपनी सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार हमने ये प्रश्न क्रमांक 10 बताए। यहाँ पे आपका जो अध्याय 1 था भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, उसके सभी 10 प्रश्नों को बताए और उसको हमने यहाँ नोट कर दिए। जो बच्चे, यदि हमारा वीडियो उन्हें पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, तो इस प्रकार के वीडियो उन्हें मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों।